जय हिंद। आज के क्लास में मैं करवाने वाला हूँ जनगणना 2027 के टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जनगणना 2021 में ही होना था, परंतु उस टाइम कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो पाया था। उससे पहले जनगणना 2011 में हुआ था, जिसका लगभग 15 से 16 साल हो चुका है, जिससे अभी तक सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जनगणना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और यह जनगणना 2027 का खासकर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह 2021 में होना था परंतु 2027 में हो रहा है। और इसमें बहुत कुछ नया और पहला बार हो रहा है जो पहले के जनगणना में नहीं हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनगणना 2027 से रिलेटेड पहले कुछ थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद MCQ पाएंगे। तो भारत की जनगणना हर साल हर 10 साल में होती है। होने वाली यह एक बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके तहत देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और आवास संबंधी डाटा एकत्रित किया जाता है। भारत की जनगणना 2027 यह देश की 16वीं जनगणना है, जबकि आज़ादी के बाद देश की 8वीं जनगणना है। यह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। 2027 की जनगणना फर्स्ट चरण में मकान सूचीकरण और आवास की गणना की जाएगी, जबकि सेकंड चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। जबकि आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। चूँकि आज़ादी 1947 में मिली थी, उसके बाद 1951 में जनगणना हुई थी। अब जनगणना 2027 का मुख्य विशेषता क्या है? तो यह डिजिटल जनगणना है। पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। स्वतंत्र भारत में पहली बार SC ST के अलावा अन्य सभी जातियों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। और इस बार नागरिक स्वयं सरकारी पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। और जनगणना 2027 का शुभंकर प्रगति है जो कि महिला प्रगणक है, और विकास जो कि पुरुष प्रगणक है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, जनगणना 2027 का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है? तो यह प्रगति और विकास जनगणना 2027 का शुभंकर है। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है, जो कि एक रेत कलाकार हैं जो रेत से प्रतिमाएं बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त 2027 के जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण को जनगणना आयुक्त बनाया गया है। जनगणना 2027 भारत की कुल कौन सी जनगणना है, यानी किस क्रम की जनगणना है भारत की? तो 16वीं क्रम की जनगणना है जनगणना 2027। जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना है? स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है जनगणना 2027। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी प्रश्नों को जरूर याद कीजिएगा। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर से इस वीडियो को देखिएगा और फिर से रिपीट करके वीडियो को देखते याद कर लीजिएगा जरूर सारा प्रश्न को। 2027 की जनगणना की मुख्य विशेषता क्या है? 2027 की जनगणना की मुख्य विशेषता क्या है? यह पहली डिजिटल जनगणना है। ठीक है, सही है, पहली बार डिजिटल हो रहा है। हमारा आंसर सही होता है। यह पहली डिजिटल जनगणना है। 1931 के बाद 2027 की जनगणना में पहली बार किस तरह के आंकड़े शामिल किए जा सकते हैं? तो पहली बार आंकड़े शामिल किए जा सकते हैं 1931 के बाद में जाति आधारित आंकड़े शामिल किए जा रहे हैं। जनगणना 2027 का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनगणना, क्योंकि 2011 की जनगणना से अभी तक सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 2011 की जनगणना का लगभग 15-16 साल हो चुके हैं, जिससे अभी तक पूछा जाता है। तो यह 2027 का जनगणना है, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनगणना 2027 का पहला चरण कब से शुरू हुआ है? तो जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है? तो जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है? पूर्णतः डिजिटल, मोबाइल ऐप, पोर्टल आधारित। ऑप्शन सी सही होगा। जनगणना 2027 कितने चरणों में संपन्न होगी?
तो जनगणना 2027 2 चरणों में संपन्न होगी। ऑप्शन बी सही होता है। पहले चरण में मकान का सूचीकरण किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में जनगणना किया जाएगा, जनसंख्या का गणना किया जाएगा। जनगणना 2027 का नारा क्या है, यानी इसका विषय क्या है जनगणना 2027 का? जन भागीदारी से जन कल्याण। याद रखिएगा, ये नारा भी पूछ सकता है, थीम भी पूछ सकता है, या विषय भी बोल सकता है। तो जन भागीदारी से जन कल्याण 2027 का नारा है। नेक्स्ट है 2027 की जनगणना में स्वगणना के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ac.census.government.in यह पोर्टल का नाम है, जो कि स्वगणना के लिए लॉन्च किया गया है। जनगणना 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित की जा रही है? तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जा रही है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है? तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना इस बार हो रही है। जनगणना 2027 की पहली डिजिटल जनगणना है। जनगणना 2027 का पहला चरण जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है, किस नाम से जाना जाता है? तो यह मकान सूचीकरण और आवास गणना इसमें हो रहा है, तो इसी नाम से जाना जाता है। जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग पहले चरण में हो रहा है। पहले चरण में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना 2027 का पहला चरण यानी मकान सूचीकरण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो पहला चरण कब से कब तक चलेगा? तो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक पहला चरण चलेगा, जिसमें मकान सूचीकरण किया जा रहा है। जनगणना 2027 का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना जिसमें होगा, दूसरा चरण मुख्य रूप से कब शुरू होगा? तो यह फरवरी 2027 में शुरू हो जाएगा, 1 फरवरी। जनगणना 2027 का आधिकारिक संदर्भ तिथि क्या है? जनगणना 2027 का आधिकारिक संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है। बर्फीले क्षेत्र जहाँ जैसे में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए जनसंख्या गणना का संदर्भ तिथि क्या है, यानी रेफरेंस डेट क्या है? बर्फीले क्षेत्रों में जिसमें लद्दाख हिमाचल प्रदेश आते हैं, तो इनके लिए रेफरेंस डेट क्या है? तो 1 अक्टूबर 2026 बर्फीले क्षेत्रों के लिए रेफरेंस डेट है। बाकी सभी के लिए 1 मार्च 2027 रेफरेंस डेट है, और सभी क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, जनगणना 2027 के आंकड़ों का प्राथमिक संवैधानिक उपयोग क्या होगा? तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन के लिए उपयोग होगा। राज्यों के पुनर्गठन हेतु नहीं होगा। राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं, पंचायत चुनाव भी नहीं। ऑप्शन ए सही होगा सिर्फ। नेक्स्ट, जनगणना 2027 में डेटा संग्रहण के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? तो डेटा संग्रहण के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? तो मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। जनगणना 2027 के संचालन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो जनगणना 2027 के संचालन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल कितना राशि स्वीकृत किया है? तो 11,718.24 करोड़ रुपया। जनगणना 2027 में नागरिकों को घर बैठ जानकारी भरने के लिए कौन सी सुविधा दी गई है? तो स्वगणना जिसे कहते हैं, जो कि नागरिक अपने घर पर बैठ कर कहीं अपना डिटेल, अपने परिवार का डिटेल भर सकता है। इस प्रक्रिया को स्वगणना कहते हैं। सुदर्शन पटनायक, जिसे जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सुदर्शन पटनायक को इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2014 में पद्मश्री मिला है। भारत में सामान्यतः जनगणना कितने वर्षों के बाद किया जाता है? जनगणना का अंतराल क्या होता है? तो 10 वर्ष
2011 में प्रीवियस जनगणना हुआ था और उसके बाद फिर 2021 में होना था, जबकि 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हुआ था, तो उसके बाद 2027 में हो रहा है, लेकिन होना 21 में था। चलते हैं नेक्स्ट। सुदर्शन पटनायक, जिन्हें जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह रेत कला के लिए, सैंड आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। सैंड से ही प्रतिमा बनाते हैं कुछ भी, तो सैंड आर्ट के लिए फेमस है। इन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जनगणना के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण और आवास गणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मकान सूचीकरण का मुख्य उद्देश्य है घरों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों का विवरण जुटाना। ऑप्शन ए सही होगा। जनगणना के दूसरे चरण को क्या कहा जाता है? जनगणना के दूसरे चरण को जनसंख्या गणना कहा जाता है, जबकि पहले चरण को मकान सूचीकरण या मकान गणना कहते हैं। भारत में पहली जनगणना कब शुरू की गई? भारत में पहली जनगणना 1872 में शुरू की गई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 में शुरू की गई और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में शुरू की गई, क्योंकि भारत तो आज़ादी 1947 में हुआ था और 1947 के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई, तो स्वतंत्र भारत की भी पहली जनगणना 1951 में हुई। तो यहाँ पूछा भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई? तो 1872 में शुरू हुई थी भारत की पहली जनगणना। 2026 से 27 में प्रस्तावित जनगणना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह पूरी तरह से डिजिटल गणना है। ठीक है, सही है, पूरी तरह से डिजिटल है। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा, ये भी सही है। दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही होगा। भारत में पहली बार नियमित यानी रेगुलर जनगणना कब शुरू हुई थी? तो रेगुलर जनगणना 1881 में शुरू हुई, लेकिन भारत की पहली जनगणना 1872 में पहली जनगणना हुई थी और नियमित रेगुलर 10 साल पर जब शुरू हुई तो 1881 से शुरू हुई नियमित जनगणना। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो भारत स्वतंत्र ही हुआ था 1947 में और उसके बाद जनगणना 1951 में हुई। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में शुरू हुई। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत की गणना के अनुसार मुख्य कर्मचारी वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कितने दिनों से अधिक कार्य करता है? तो जनगणना के अनुसार मुख्य कर्मचारी यानी मेन वर्कर कौन है, वह कितने दिन से अधिक कार्य करेगा? तो मेन वर्कर कहलाएगा। तो 183 दिन से अधिक कार्य करने पर। जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन से कम कार्य करता है उसे गणना में क्या कहा जाता है? जो भी व्यक्ति 183 दिन से कम काम करता है गणना में, उसको क्या कहते हैं? उसको सीमांत कर्मचारी कहते हैं। लेकिन जो 183 से प्लस 183 से ज़्यादा काम करता है दिनों से, तो उसे मुख्य कर्मचारी कहते हैं। जबकि जो कि 183 दिन से कम काम करता है उसको सीमांत कर्मचारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना के समय वायसराय कौन थे? पहली जनगणना 1872 में हुआ था, उस समय भारत में वायसराय कौन थे? तो मेयो वायसराय थे। भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई? तो नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय गणना के काल किसके समय शुरू हुआ था? तो रिपन के समय में नियमित जनगणना शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली नियमित यानी समकालिक जनगणना 1881 के समय गणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना 1881 के समय गणना आयुक्त कौन थे? तो WC प्लोडेन गणना आयुक्त थे 1881, जबकि जब नियमित जनगणना शुरू हुआ था तब। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्समायोजन यानी डिलिमिटेशन को 2026 तक के लिए स्थगित किया गया है? तो यह 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान अधिनियम 2001 के तहत में इसे 2026 तक के लिए स्थगित किया गया था।
लोकसभा और राज्य को विधानसभा के डिलिमिटेशन को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों में से चुनना है कि कौन सा कथन सही है। जनगणना के लिए कानून राज्य सरकार बनाती है, यह गलत है। जनगणना के लिए कानून संसद बनाता है। जनगणना संघ सूची का विषय है, इसलिए केवल संसद कानून बना सकते हैं, सही है। संघ सूची का विषय है तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1977 में पहली जनगणना की गई थी, जबकि भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। और पहली आर्थिक जनगणना 1977 में किया गया था। जनगणना 2027 कितने भाषाओं में आयोजित की जाएगी? तो जनगणना 2027 16 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के लिए भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे भारत के? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली 2011 के जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2026 में किसने आगामी जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर प्रगति जो कि महिला है और विकास पुरुष का अनावरण किया है? तो अमित शाह गृह मंत्री अनावरण किए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जनगणना यानी सेंसस एक विषय के रूप में शामिल है? तो कौन सी अनुसूची में? या 7वीं अनुसूची में शामिल है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची 7वीं अनुसूची में है। और जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना 2027 के शुभंकर प्रगति और विकास क्रमशः किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह महिला और पुरुष जनगणना कर्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1830 में आयोजित भारत के किस शहर की पहली पूर्ण जनगणना के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो 1830 में भारत के किसी पहली शहर में जनगणना हुआ था, इसके पीछे मेन व्यक्ति कौन थे? तो हेनरी वाल्टर, जो कि 1830 में भारत के किसी एक शहर में पूर्ण जनगणना हुआ था। जन भागीदारी से जन कल्याण किस जनगणना का नारा है? तो कौन सी जनगणना का नारा है जन भागीदारी से जन कल्याण? तो यह इस बार का नारा है, जनगणना 2027 का नारा है जन भागीदारी से जन कल्याण। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। 1931 के बाद पहली बार 2027 की जनगणना में किस डेटा को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो यह पहली बार 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना, जबकि स्वतंत्र भारत का पहली बार है, जबकि भारत का पहली बार नहीं है। 1931 में हुआ था जाति आधारित जनगणना, उसके बाद 2027 में हो रहा है। जबकि स्वतंत्र भारत का पहली जाति आधारित जनगणना कहा जाता है क्योंकि 1945 में देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले ही जनगणना हुआ था जाति आधारित। तो स्वतंत्र भारत की यह पहली जाति आधारित जनगणना है। जनगणना 2027 का स्वरूप पिछली जनगणनाओं से किस प्रकार भिन्न होगा? तो यह पहले की जनगणनाओं से इस बार कैसे भिन्न अलग होगा? तो यह पूरी तरह कागज पर होगा, यह गलत है। इसमें केवल शहरी क्षेत्रों की गणना की जाएगी, ये भी गलत है। इसमें केवल आधार कार्ड का उपयोग होगा, ये भी गलत होगा। यह भारत का पहली डिजिटल जनगणना होगी, सही है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2027 का पहला चरण कब से कब तक चलेगा? तो यह 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2027 की जनगणना में डिजिटल मोड के लिए कौन सा नया माध्यम जोड़ा गया है? तो डिजिटल मोड के लिए कौन सा नया माध्यम जोड़ा गया है? तो स्वगणना और मोबाइल ऐप जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 कुल कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो 2 चरण में। यह एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक क्वेश्चन।
नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2027 के पहले चरण में किन विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे? तो यह मकान की स्थिति पर पूछा जाएगा, ठीक है। पानी, पीने का पानी और शौचालय, इस पर भी प्रश्न पूछा जाएगा, सही है ये भी। इंटरनेट और एलपीजी कनेक्शन, इस पर भी पूछा जाएगा, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। जनगणना 2027 जो कि देश की 16वीं जनगणना है, जनगणना 2027 का संचालन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? तो यह मृत्युंजय कुमार नारायण के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो मृत्युंजय कुमार नारायण के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो कि जनगणना आयुक्त हैं 2027 के, मृत्युंजय कुमार नारायण। इन्हीं के नेतृत्व में जनगणना 2027 का संचालन हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी जनगणना वर्ष को ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है भारत में? तो 1921 के जनगणना को ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2027 का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा पहली पूर्ण जनगणना किस शहर में की गई थी? तो वर्तमान ढाका में ये किया गया था भारत की पहली जनगणना। भारत की पहली पूर्ण जनगणना किसी शहर में किया गया था, ढाका में, 1830 में। कौन करवाए थे? हेनरी वाल्टर के नेतृत्व में हुआ था। 1830 की जनगणना के बाद दूसरी जनगणना किस स्थान पर 1836 से 37 में आयोजित किया गया था? तो पहली जनगणना तो ढाका में हुआ था, वर्तमान ढाका में, जबकि दूसरी मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना अधिनियम 1948 के किस धारा के तहत नागरिकों को सही जानकारी देना अनिवार्य है? जो भी जनगणना कर्मी आएंगे उन्हें सही जो प्रश्नों का जानकारी देना जनगणना अधिनियम 1948 के किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 8 के अंतर्गत है, सही जानकारी देना है। भारत में जनगणना का आयोजन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना के दौरान घर घर जाकर मकान सूचीकरण के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है? तो HLO ऐप का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2027 में जातिगत जनगणना शामिल करने का निर्णय कब लिया गया था? तो 1 अप्रैल 2026 को लिया गया। नेक्स्ट है, भारत में 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई? तो 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना 2001 में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में जनगणना 2027 की तैयारी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 6,000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, भारत में पहली नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1881 में नियमित जनगणना शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की 2027 की जनगणना किस प्रकार की जनगणना होगी? तो यह पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत यानी 1951 के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनरल आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त AMWM एड्स थे, स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त। एक डिटेल पॉइंट देख लेते हैं। 1951 की जनगणना आयुक्त एड्स के निधन के बाद RA गोपालास्वामी ने कार्यभार संभाला था, जो कि पहले भारतीय थे, RA गोपालास्वामी। तो 1951 की जनगणना के लिए मूल रूप से किसे नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद RA गोपालास्वामी को यह पद मिला। तो किसकी मृत्यु के बाद? AMWM एड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए राजपत्र अधिसूचना कब जारी की, यानी गैजेट नोटिफिकेशन कब जारी की थी? तो 16 जून 2025 को जारी किया गया। नेक्स्ट है, किसे भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है? तो भारतीय जनगणना का जनक हेनरी वाल्टर को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास,
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर्य गोपालास्वामी थे प्रथम भारतीय। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह 2011 की जनगणना का नारा था। अब 2021 आप सभी को 2027 की जनगणना का नारा बताना है कि 2027 की जनगणना का नारा क्या है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हूँ। देखते हैं कितने लोगों को ध्यान में है। जो 2027 का नारा कमेंट करके बताना है कि क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121.01 करोड़ जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो क्या था? तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब 2027 की जनगणना के अनुसार कितना होगा अब देखते हैं, आएगा डाटा 2027 में तो पता चलेगा। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है, अंतर्गत में आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जनगणना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक संघीय विषय है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघीय विषय है? अनुच्छेद 246 के तहत है जनगणना एक संघीय विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत में जनगणना कराने के लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यही जिम्मेदार है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप एक भी वीडियो मिस न कर पाएँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है? तो भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है? तो अनुच्छेद 246। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का समायोजन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यानी लोकसभा के सीटों का रीएडजस्टमेंट किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है लोकसभा के सीटों का रीएडजस्टमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना आयोग स्टार्ट। जनगणना आयोजित कराने का उत्तरदायित्व किस सरकार के पास होता है? तो जनगणना आयोजित कराने का उत्तरदायित्व सिर्फ केंद्र सरकार के पास में होता है, क्योंकि यह संघ सूची का विषय आता है। अगर समवर्ती सूची का विषय होता तो राज्य सरकार भी करवा सकती, केंद्र सरकार भी, और अगर राज्य सूची का विषय होता तो सिर्फ राज्य सरकार ही कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर कब तक चलेगा? तो यह 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक पहला चरण चलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद किसका समायोजन यानी रीएडजस्टमेंट किया जाता है? तो राज्यों के नाम का नहीं, मौलिक अधिकार का भी नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव का भी नहीं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सीटों का आवंटन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। लोकसभा के और राज्य में विधानसभाओं की सीटों का आवंटन यानी रीएडजस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2027 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, सही है। इसमें स्वगणना की सुविधा है, सही है। इसमें जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं, सही है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही होगा, सभी विशेषता हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक के लिए स्थिर कर दी गई है? तो यह 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत 2026 तक के लिए फ्रीज कर दी गई है।
जनगणना 2027 के लिए पूरे देश भर में लगभग कितने प्रगणक और पर्यवेक्षक चयनित किए गए हैं? तो 30 लाख से अधिक चयनित किए गए हैं जिन्हें जनगणना 2027 करना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 2011 की जनगणना के दौरान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में जनगणना आयुक्त और भारत के महापंजीयक डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब हुई? तो समकालिक जनगणना 1881 में हुई। समकालिक बोले नियमित बोले दोनों एक ही है, 1881 में शुरू हुआ था भारत की पहली समकालिक रेगुलर जनगणना। जनगणना 2027 में डी फैक्टो मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डी फैक्टो मेथड का मुख्य उद्देश्य गणना की तिथि पर व्यक्ति जहां उपस्थित है उसी की गणना करना। जनगणना 2027 में डी फैक्टो गणना एक बड़ा फायदा क्या है? 2027 में डी फैक्टो गणना का एक बड़ा फायदा क्या है? यह अस्थायी रूप से मौजूद जनसंख्या का वास्तविक स्थिति बताता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, जनगणना की डी जूरी विधि में व्यक्तियों की गणना किसके आधार पर की जाती है? उनके सामान्य या अस्थायी निवास के आधार पर या स्थान पर डी जूरी में की जाती है। डी फैक्टो और डी जूरी पद्धति में मुख्य अंतर क्या है? डी जूरी और डी फैक्टो में मुख्य अंतर क्या है? डी फैक्टो शारीरिक उपस्थिति पर गिनता है जबकि डी जूरी सामान्य निवास स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के जनगणना इतिहास में किस दशक में जनसंख्या में वृद्धि के बजाय गिरावट दर्ज की गई? गिरावट थी -0.31%, गिरावट 0.31% थी। तो यह किस दशक में देखी गई? तो 1911 से 1921 के दशक में गिरावट दर्ज की गई जो कि कितना थी? तो 0.31% गिरावट थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2027 जो कि 16वीं जनगणना है, जनगणना 2027 में घर घर जाकर डेटा एकत्रित करने वाले को क्या कहते हैं? तो इन्हें प्रगणक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2027 के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण पहला चरण में किया जाएगा। पहले चरण में कुल कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना के बाद की जाने वाली रिविजनल राउंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिविजनल राउंड का मुख्य उद्देश्य है जनगणना की अवधि के दौरान जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण हुए परिवर्तनों का डेटा अपडेट करना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनगणना 2027 के लिए इनोमिनेटर यानी प्रगणक की नियुक्ति मुख्य रूप से कौन करता है? तो प्रगणक की नियुक्ति राज्य सरकार या जिला प्रशासन कोई करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, क्योंकि मैं बोला था कि टॉप 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आज का लास्ट और 100वां प्रश्न है, प्रगणक यानी इनोमिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो सरकारी शिक्षक को भी नियुक्त किया जा सकता है। राजस्व अधिकारी यानी पटवारी जिसे कहते हैं वो इसे भी नियुक्त किया जा सकता है। स्थानीय निकाय के कर्मचारी इसे भी नियुक्त किया जा सकता है प्रगणक के रूप में, यानी उपरोक्त सभी को नियुक्त किया जा सकता है, तीनों को। तो जनगणना 2027 का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अभी नहीं याद हुआ हो सब प्रश्न का आंसर तो आप फिर से वीडियो को 1 दिन 2 दिन बाद फिर से चालू करके फिर से देखिएगा। धीरे धीरे सारा प्रश्न याद हो जाएगा और उनका आंसर भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोला कि 2011 की जनगणना का डेटा अभी तक पूछा जाता है जो कि 15-16 साल हो गया, क्योंकि जनगणना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भी 2027 का जनगणना है, लेटेस्ट हो रहा है, तो इससे और ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग।
अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ।